ये जो आपका पेपर है अब की बार एक नया पेपर लगाया गया है जो पहले एमए के सिलेबस में नहीं होता था। एनईपी में इसको जोड़ा गया है। ये है कि पॉलिटिक्स एंड एथनिक कन्फ्लिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। इंटरनेशनल इशू भी जो डिस्प्यूटेड इशू रहे हैं दुनिया के, जिनमें एक फ़िलिस्तीन का इशू आज देख रहे हैं हम, जिसमें हमास की और इजराइल की लड़ाई चल रही है, उसी तरह का एक डिस्प्यूटेड इशू रहा है कश्मीर को लेकर, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान लड़ भी चुके हैं, लड़ाई भी कर चुके हैं, और आज भी जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर है, कश्मीर का इशू है। जब भी हम किसी भी फील्ड में आपस में सहयोग करने की बात करते हैं, आपस में कोऑपरेशन करने की बात आती है, तो ये इशू उस कोऑपरेशन को रोक देता है। दोनों अपना अपना दावा करते हैं। भारत इसको अपना अभिन्न अंग मानता है, क्योंकि टेक्निकल रूप से जो रियासतों का विलय हुआ था उसमें जम्मू कश्मीर रियासत का विलय डोगरा वंश के शासक हरी सिंह ने भारत में कर दिया था। उसी तरह से पाकिस्तान आबादी के आधार पर कहता है मुस्लिम आबादी है, और इसका जो विलय हुआ भारत में वो गलत है, वो इसका विरोध करता है। इन वजहों से ये दोनों में डिस्प्यूटेड है, और कश्मीर के कुछ लोग या कुछ संगठन इस बात का भी दावा करते हैं कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम नहीं विलय करना चाहते किसी में, वो अपना संघर्ष कर रहे हैं। तो इस वजह से ये एक डिस्प्यूटेड विषय है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है, खासकर जब आतंकवाद का रास्ता वहाँ के कुछ संगठनों ने, कुछ युवाओं ने अपना लिया 1989 के आसपास, तो ये और भी एक आतंकवाद भी से जुड़ गया। आज हमारी जो गंभीर समस्या टेररिज्म की है वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे से ही जुड़ी हुई है। अभी पीछे पहलगाम में हमला हुआ, उससे पहले उरी में हमला हुआ था, उससे पहले पठानकोट में देश की पार्लियामेंट पर, या फिर मुंबई जो ताज होटल पर हमला हुआ था। ये सारे हमले कश्मीर के आतंकवादियों द्वारा ही किए गए थे, जो कश्मीर में आतंकवाद जो संगठन फैलाते हैं, जिसमें जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, कई संगठन ऐसे, हिजबुल मुजाहिदीन। तो एक आतंकवाद का मुद्दा, एक हमारी जो देश में जो जोड़ दी लोगों की भावनाएं कश्मीर के साथ, हमारे नेताओं ने हमारी आवाम की, या पाकिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तान के आवाम की, अब उसको इतना ज़्यादा अटैच कर दिया है जैसे कश्मीर को छोड़कर तो हम सब कुछ खो देंगे। और इसलिए इस वजह से यदि कोई बीच का समझौता होने का भी प्रयास किया जाता है तो वो प्रयास सफल नहीं होता। हालांकि कश्मीर का लगभग 2/3 हिस्सा हमारे पास नहीं आ जाए। जो हम मैप में दिखाते हैं पूरा कश्मीर, उस कश्मीर का 2/3 हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। और वो जो हमारे हिस्से में जो कश्मीर है जिस पर हमारा है, पाकिस्तान के लोग उसको गुलाम कश्मीर बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि इनको भारत ने इसको गुलाम बनाया हुआ है, और जो हिस्सा हमारे पास वो आज़ाद कश्मीर है। पाकिस्तान टेक्निकली रूप से उसको अपना हिस्सा नहीं बताता, टेक्निकल रूप से दावा, हालांकि कंट्रोल पाकिस्तान का, प्रशासन पाकिस्तान चलाता है, लेकिन तकनीकी रूप में पाकिस्तान दावा करता है कि एक अलग मुल्क है, हम इस पर अपना अधिकार नहीं रखते। तो वो उसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, और जो भारत में जो हिस्सा है उसको गुलाम कश्मीर के रूप में वो परिभाषित करते। तो नज़रिया है अपना अपना, हम उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड मानते हैं, उसको लेना चाहते हैं, और वो हमारे को गुलाम कश्मीर बोल के इसको लेना चाहते हैं। तो इस वजह से दोनों देशों के बीच में एक तनाव भी बना रहता है। तो इस क्लास में या इस सेमेस्टर के दौरान जो इस विषय में हम कश्मीर के बारे में ही डिटेल में पढ़ें। कश्मीर का एक मुख्य मुद्दा आर्टिकल 370 या
आर्टिकल 35A, दो मुख्य मुद्दे रहे हैं। आर्टिकल 370 जो लंबे समय तक चर्चा में रहा, और आर्टिकल 350A, ये दोनों ही आर्टिकल्स स्पेशल कश्मीर के लिए बनाए गए थे। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर का एक अलग संविधान बनाया गया था। असल में और रियासतों की तरह कश्मीर का विलय नहीं हुआ। कश्मीर में कुछ कंडीशनल एक्सेशन हमें मिला था, यानी कि कुछ शर्तों के साथ उसने विलय किया था, और उन शर्तों में यही था हम उनको कुछ ऑटोनॉमी देंगे, कुछ स्वायत्ता देंगे। तो उसके तहत उन्होंने अपना एक अलग संविधान बनाया। तो एक ही 2019 से पहले एकमात्र राज्य कश्मीर ही था, जम्मू कश्मीर था, जिसका अपना अलग संविधान था। नहीं तो हमारे संविधान में क्या प्रोविज़न है कि एक ही संविधान सभी पर लागू होगा, राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं होगा। कश्मीर के लिए प्रोविज़न, लेकिन एक 35A आर्टिकल रेजिडेंट्स के कुछ अधिकार देता था, जो वहाँ के मूल रेजिडेंट्स निवासी हैं उनको कुछ अलग अधिकार, मूल अधिकार दिए जाएंगे। हालांकि ये दोनों ही आर्टिकल जो हैं वो एक अमेंडमेंट जो लेके आए बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, तो उसके तहत इनको ख़त्म कर दिया। ये भी अपने आप में विवाद का विषय बना कि ख़त्म करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। कुछ संगठनों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आज ये ख़त्म हो चुका है। और अब उसकी जगह सरकार ने फैसला किया कि इसको दो हिस्सों में बांट दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को फिलहाल यूनियन टेरिटरी बनाया है, राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। एक डिफरेंस ये किया गया है कि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी रहेगा, लेकिन वहाँ विधानसभा होगी, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी होते हुए भी विधानसभा है, तो उसी तरह वहाँ भी विधानसभा बनाई गई है। लद्दाख में नहीं है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। इसके बाद भी वहाँ आतंकवादी घटनाएं भी ख़त्म नहीं हुई हैं, लोगों का रोष कभी ख़त्म नहीं हुआ है। कई समस्याएं और भी है, जो कश्मीरी पंडितों की समस्या थी, जो उनको वहाँ के आतंकवादियों ने, मुस्लिम संगठनों ने भगा दिया था, उनको मार दिया था। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं कश्मीर की रही हैं, पहले भी थी और आज भी बनी हुई है, भले ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आया। अब हम जो शुरुआत करेंगे, ये सारी बातें पढ़ेंगे, आर्टिकल 370 को डिटेल में करेंगे, क्योंकि लंबे समय तक इसी का प्रभाव रहा है। अब भले ये ख़त्म हो गया हो, किस तरह से वहाँ आतंकवाद की शुरुआत हुई, किस तरह से वहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या सोशल सिस्टम या सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, एथनिक कल्चर कैसी है, एथनिक सिस्टम कैसा है, तो ये सारी बातें हम स्टडी करेंगे इस पूरे सेमेस्टर के दौरान, पूरे सिलेबस को जो कवर करेंगे। तो उसमें हमें पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि सिलेबस में क्या है, क्या क्या कवर करेंगे, और सिलेबस के बाद फिर हम शुरुआत करेंगे इसकी हिस्ट्री से, क्योंकि किसी भी राज्य के बारे में जानने के लिए या किसी भी क्षेत्र के बारे में जानने के लिए उसका इतिहास जानना जरूरी है, कि इतिहास में क्या क्या घटित हुआ है, कैसे वहाँ मुस्लिम धर्म आया, किस तरह से, कैसे वहाँ पर कौन कौन से वंश रहे, उन्होंने किस तरह से शासन व्यवस्था अपनाई। तो हालांकि पहले मोनार्की होती थी, राजशाही होती थी, कश्मीर में भी राजशाही रही। तो सारे इतिहास को पढ़ेंगे, और इतिहास हमारे पहली यूनिट में टॉपिक भी है, इसके हिस्ट्री को रिव्यू करना। और उसके बाद फिर हम इसकी और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, या फिर पॉलिटिकल संगठन कौन कौन से संगठन हैं, या जो है आतंकवादी समूह कौन कौन से काम कर रहे हैं, या सरकार का क्या रवैया रहा है उनके प्रति, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या क्या आइडियोलॉजीज़ रही है, तो ये सारी बातें हम इसमें स्टडी करेंगे। यदि हम सिलेबस को देखें तो इसका सिलेबस 4 यूनिट में बटा हुआ है। पहली जो यूनिट में है उसमें है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक बात कही जाती है, बीजेपी यही तो नारा देती थी कि एक देश दो संविधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। वो ये कहते थे कि एक देश में एक संविधान होना चाहिए। बीजेपी हमेशा से आर्टिकल 370 का विरोध करती रही है, और उन्होंने आखिर में उसको हटाया भी। उनके
जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी लिखा जाता था कि हम आर्टिकल 370 को समाप्त करेंगे, और उन्होंने किया भी बाद में। तो पहली यूनिट में हम उसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखेंगे और कैसे देखें, कैसे जो ट्रांजिशन ऑफ पावर, कैसे किंगशिप से और किंगशिप से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के रूप में डेवलप हुआ, यानी कि पहले वहाँ राजशाही थी और राजशाही से कैसे जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, किस तरह से वो राजशाही से बदलकर लोकतांत्रिक एक संविधानवादी लोकतंत्र के रूप में डेवलप हुआ। और इसी यूनिट में है फिर गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा रहा, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप राइट्स और आर्टिकल 35A और आर्टिकल 35 और इसके साथ साथ जो है वो आर्टिकल 370 पे जो डिबेट रही है, एक लंबी डिबेट रही है आर्टिकल 370 पे कि वो आर्टिकल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसमें हमेशा विचारक, पॉलिटिकल थिंकर्स या फिर संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बटे रहे। बहुत लोगों का एक पक्ष का ये मानना था कि 370 समाप्त होना चाहिए। एक देश के अंदर एक राज्य को विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, जो सभी राज्यों को मिले हैं उनको भी मिलने चाहिए, उसके अलावा उसको स्पेशल स्टेटस नहीं देना चाहिए। दूसरे पक्ष का जो मानना था, उस दूसरे पक्ष का मानना था क्योंकि हमने वादा किया था, जब वो शामिल हुए, जब कश्मीर का विलय हुआ, जब राजा हरि सिंह ने शामिल किया कश्मीर का विलय भारत में किया, तो उस वक्त हमने उनकी कंडीशन को स्वीकार किया था। हमने वचन दिया था कि आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी, विशेष अधिकार दिए जाएंगे, और हमने उन शर्तों का पालन करना चाहिए। उनका मुख्य तर्क ये था, तो हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो दोनों का अपना अलग अलग पक्ष रहा है, तो इसकी पूरी डिबेट देखेंगे। तो पहली यूनिट में ये सारी बातें आएंगी। जो दूसरी यूनिट में है उसमें पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हम कवर करेंगे, राजनीतिक दलों को और जो चुनाव की राजनीति होती है। तो इसमें देखेंगे कि कैसे वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या क्या रवैया रहा है, क्या क्या उनकी आइडियोलॉजी या क्या क्या उनकी अप्रोच रही है कश्मीर के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में। और वो एक वहाँ पर डिमांड होती है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन करने की। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन सा एरिया शामिल किया जाए, और इसमें ज़्यादातर सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इस तरह से डिज़ाइन करती हैं जिस तरह जैसे उनको चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ये हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोशिश, पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश रहती है। इसके अलावा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वहाँ पर चलती है, एक पहचान की राजनीति। वो अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी पहचान का विलय नहीं करना चाहते, उसका एसिमिलेशन नहीं करना चाहते इंडियन कल्चर में। वो अपनी अलग पहचान जो कश्मीरियत है उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर क्रिमिनलिज्म या क्रिमिनल पॉलिटिक्स है, तो ये सारी बातें हम कवर करेंगे दूसरी यूनिट में। तीसरी यूनिट में मुख्य रूप से हम टेररिज्म के इशू को देखेंगे, जो आतंकवाद, जो सबसे बड़ी समस्या है, आतंकवाद है, वायलेंस है या इंटरनल माइग्रेशन है। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों को करना, और इंटरनल माइग्रेशन में सबसे पहले नाम आता है कश्मीरी पंडितों का। कश्मीरी पंडितों को जो कश्मीर घाटी में थे, क्योंकि वहाँ पर अगर देखेंगे हम आगे जब इसका सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कश्मीर में मुख्य रूप से मुस्लिम है, जम्मू में हिंदू आबादी ज़्यादा है और लद्दाख क्षेत्र में बुद्धिस्ट ज़्यादा रहे हैं, बाकी दूसरे भी रहे लेकिन उनकी आबादी ज़्यादा है। तो कश्मीर में जो पंडित रहते थे, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उन सभी को 1990 के आसपास जब आतंकवाद शुरू हुआ तो उनको वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। उनको अपना सब घर बार छोड़ के आना पड़ा, बहुतों को मार दिया गया। वहाँ एक नारा दिया गया था, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, धर्म बदलो, या आप भाग जाओ, या आप मारे जाओ। तो उसने कहा था ये 3 में से कौन सा ऑप्शन ले सकते हो। तो ज़्यादातर कश्मीरी पंडित आज भी होमलेस हैं और सरकारों से आग्रह करते हैं, सभी सरकारों से, कि उनको उनकी वापसी करवाई जाए, उनको वापस उनके घर, उनकी ज़मीन दिलवाई जाए। तो ये टेररिज्म का इशू है, क्या इसमें फैक्टर रहे हैं। माइग्रेशन की बात करेंगे जो कश्मीरी पंडितों की,
और जो एक कंट्रोवर्सी वहाँ पे रही है अपसपा को लेकर। अपसपा एक स्पेशल एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अपसपा बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये भी जब लागू किया गया वहाँ पर जब आतंकवाद की शुरुआत हुई थी। अब आतंकवाद की शुरुआत के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जाने लगा, तो वहाँ पर सेना को ज़्यादा अधिकार दिए गए, स्पेशल पावर दी गई आर्म्ड फोर्सेस को, ताकि वो टेररिज्म को हैंडल कर सके, कंट्रोल कर सके। और इसके लिए फिर एक सवाल भी उठना शुरू हुआ, क्योंकि जहाँ स्पेशल पावर किसी को दी जाती हैं वहाँ उनका यूज के साथ साथ मिसयूज भी हो सकता है। तो बहुत सारे आरोप ये लगे कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो मिसयूज कर रही हैं, क्योंकि उन स्पेशल पावर के तहत तो किसी की भी घर की या प्राइवेट प्रीमिसेस जो होते थे उनकी तलाशी ले सकते थे, किसी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते थे, और अगर किसी को मारना पड़ता तो उसको भी ज़्यादा जवाबदेही उनकी नहीं थी। तो यह आरोप लगा इससे वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस और निर्दोष लोगों को सता रही है या उनको मार रही है, लोगों को परेशान कर रही है। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू भी उठा, जो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कि मानव अधिकारों का उल्लंघन दोनों तरफ से होता था, आतंकवादियों की तरफ से भी और दूसरा सरकार की तरफ से, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से भी। तो टेररिज्म के साथ एक मुद्दा जुड़ा हुआ है अपसपा का और ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। तो ये हम 3 यूनिट में करेंगे। चौथी यूनिट में हम बात करेंगे स्टेट ऑटोनॉमी एंड फेडरल क्वेश्चन। इसमें सिसेनिज्म और सिसेनिस्ट पॉलिटिक्स। सिसेनिज्म होता है कि अलग होना, देश से अलग होने की बात करना, अलगाव जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी पॉलिटिक्स वहाँ पर चली। वो लोग जो आतंकवादी गुट है उन ज़्यादातर की डिमांड ये है कि हमें भारत से अलग होना है। तो उनकी जो डिमांड है, जो उनकी आइडियोलॉजी है इससे संबंधित, या जो जो घटनाएं घटी हैं उससे संबंधित, वो इसमें करेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंसर्जेंसी, जो इंसर्जेंसी की पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि जो वहाँ पर विद्रोह होता है सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ, पत्थरबाजी होती है या उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि उनको पैसा कहाँ से मिलता है, उनका इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहाँ से, कौन उनकी मदद करता है, क्योंकि बिना पैसे के, बिना इकोनॉमिक हेल्प के तो ये गतिविधियाँ नहीं हो सकती। ये आरोप लगते थे युवाओं के जब भी पत्थरबाजी होती है। अब पत्थरबाजी बहुत कम हो रखी है, पहले बहुत ज़्यादा थी कि अगर सेना का काफिला कहीं जाता तो उस पर पत्थरबाजी करते थे, पुलिस के काफिले पर पत्थरबाजी करते थे और वहाँ के युवाओं को पैसे देते थे पत्थर फेंकने के। तो कोई ना कोई तो फंडिंग करता था। तो आतंकवाद में कोई फंडिंग होती है तो उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी कहाँ से, उसकी पॉलिटिकल फंडिंग होती है। और फिर डिबेट ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, तो स्टेट ऑटोनॉमी, राज्य स्वायत्तता की जो डिबेट रही है उसकी बात करेंगे। तो निश्चित रूप से एक तो सिलेबस देख के एक बात तो पता लग गई कि ये सिलेबस थोड़ा सा पुराना होगा, क्योंकि इसके बाद इस सिलेबस में ये बातें भी जोड़नी चाहिए थी जो 2019 के बाद हुई है, यानी कि इसको हटाया गया है, धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया है। और ख़त्म करने के बाद जो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है, अब क्या बदलाव आए हैं वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सिलेबस में कवर नहीं किया गया लेकिन फिर भी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस तो क्लियर हुआ कि ये बातें हम पढ़ेंगे। अब हम जम्मू कश्मीर का शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसके इतिहास से शुरू करते हैं कि जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या रहा है। थोड़ा सा ब्रीफ में वो हमारे थोड़ा सा जानना जरूरी है, बहुत डिटेल में कोई हमारा इतिहास का विषय नहीं है कि हम इतिहास को ही कोई डिटेल में पढ़ें, लेकिन थोड़ा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अगर तुम पढ़ते हो जीके जीएस में एक किताब का नाम आता है राज तरंगिणी, नाम सुने? किसने लिखी थी? बताओ। कलहन ने किताब लिखी थी राज तरंगिणी, वो फेमस है।
किस लिए फेमस है, उसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया उसमें सारा, कश्मीर का इतिहास पर ही, कश्मीर की हिस्ट्री पर ही किताब कल्हण ने लिखी है। तो कश्मीर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जो पुराने समय की जो बातें थी, पहले कश्मीर का क्या इतिहास रहा है, वो हमें राज तरंगिणी से मिलता है। और हमें पता लगता है कि सबसे पहले जो अशोका था, मौर्य एम्पायर होता था, 330वीं शताब्दी जो थी, ईसा पूर्व की 3री शताब्दी थी, उस टाइम पर अशोका मौर्य शासन था। अशोका के टाइम पर कश्मीर मौर्य शासन का हिस्सा था। उसके बाद कुषाण वंश आया, जिसमें हम देखते हैं कुषाण वंश के दौरान जो है, उसके बाद कुषाण वंश के दौरान भी कश्मीर उसका हिस्सा रहा। फिर कारकोटा डायनेस्टी आई। तो ये तो एंशियंट के टाइम पर थे। मेडाइवल में शुरू में हिंदू और बुद्धिस्ट का रूल रहा, लेकिन 14वीं शताब्दी में मुस्लिमों का भारत में आगमन हुआ। आपने पता है उसी टाइम पर 13वीं 14वीं शताब्दी में मुगल भारत में, ना मुगल नहीं, मुस्लिम आए थे, तुर्क आए थे, मुगल तो बाद में आए थे। तो उन्होंने, लेकिन मुगल यहाँ पर बस गए थे। आप देखते होंगे कि मुगलों का शासन लंबा चला। तो 14वीं शताब्दी में वहाँ पर मुगल ना उसका मुस्लिमों का आगमन हुआ और वहाँ पर मुस्लिम वंश की स्थापना हुई, यानी कि मुस्लिमों का शासन शुरू हुआ। शाह मीर डायनेस्टी आई सबसे पहले, जो 1339 से 1561 तक हुई। तो मुस्लिम आए कौन सी शताब्दी में? 14th सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आए। और मुस्लिमों का जो शासन रहा उसमें दो नाम आप याद रख सकते हो। शाह मीर वंश का शासन रहा 1339 से 1561 तक। और दूसरा रहा बुलबुल शाह। तो बुलबुल शाह इसी वंश के थे। तो बुलबुल शाह और मीर सैयद अली, इनका शासन रहा। इसके बाद चाक डायनेस्टी आई और चाक डायनेस्टी के बाद फिर मुगल डायनेस्टी, जो मुगल वंश था अकबर के टाइम पर अकबर ने इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था, नहीं कश्मीर का विलय हो गया था। इसके बाद जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया, खासकर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था, उसके बाद अफगानों ने इस पर कब्जा कर लिया था। अफगानों का शासन रहा 1752 से और 1819 तक। और 1819 में 1819 में, और 1819 से लेकर 1846 तक सिखों का शासन रहा। यानी कि अफगानों को हराकर सिख, जो रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने इसका विलय अपने साम्राज्य में कर लिया। तो उनका एक गवर्नर वहाँ पर लगाते थे, लाहौर से ये शासन करते थे। तो उसके बाद सिख आया और सिखों को फिर हराया किसने? अंग्रेज़ों ने। महाराजा रणजीत सिंह को तो अंग्रेज़ों ने हराया और अंग्रेज़ों ने की मदद की थी डोगरा वंश था, डोगरा डायनेस्टी थी, जो पहले सिखों के अधीन ही काम करते थे। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा विषय से जुड़ के बात शुरू होती है। अंग्रेज़ों ने उसको हरा दिया और एक अमृतसर की संधि हुई और उस संधि के तहत 75 लाख रुपए में कश्मीर को दे दिया डोगरा वंश को। डोगरा वंश का शासक था उस टाइम पर गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह का शासन शुरू और 1947 तक डोगरा वंश ही रहा। यानी कि जब इसका भारत में विलय हुआ तो जो अंतिम शासक था हरि सिंह, राजा हरि सिंह, वो डोगरा वंश का ही था। तो ये कह सकते हैं कि 1846 से डोगरा वंश की शुरुआत हुई और जो 1947 तक चली। अंग्रेज़ों के अधीन थे, यानी कि अंग्रेज सुजरेनिटी जो थी अंग्रेज़ों की थी, अंग्रेज़ों का कंट्रोल था। लेकिन जो इंटरिम, जो एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार दिया गया था, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो वहाँ के राजा को दे दिया गया था। तो 4 राजा हुए डोगरा वंश में। पहले गुलाब सिंह, फिर रणबीर सिंह, फिर प्रताप सिंह और फिर हरि सिंह। आखिरी राजा थे हरि सिंह। रणबीर सिंह के टाइम पर रणबीर पिनल कोड लाया गया। तो ये राजा रहे और इनकी जो शासन था वो शासन तानाशाही का, जो मोनार्की, जो राजा महाराजाओं का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना और किसी को किसी तरह कोई अधिकार नहीं देना, किसी के प्रति भी कोई जवाबदेही नहीं होना। ठीक है ना? एक मिनट बच्चों को बोलना, शोर करो।
तो डोगरा वंश का जो शासन था वो एक किस्म से वहाँ पर ही समस्या शुरू हुई। मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम की जो समस्या शुरू हुई, वो समस्या ये थी कि शासक था वो हिंदू था, और उस टाइम पर जो कश्मीर की मुख्य आबादी थी वो मुस्लिम आबादी थी। ज़्यादातर जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, जागीरदार होते थे, या बड़े बड़े पद जो राज दरबार में दिए जाते तो हिंदुओं को दिए जाते थे। हिंदुओं में भी उच्च वर्ग के लोगों को, खासकर जो पंडित वगैरह या जो उच्च वर्ग से जो क्षत्रिय वर्ग या ब्राह्मण वर्ग थे उनको दिए जाते थे। और मुस्लिम ज़्यादातर गरीब यानी किसान थे, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, उनको मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो इस वजह से एक राजशाही के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हुई या एक नाराज़गी थी। तो उसी टाइम पर ये नाराज़गी जो थी, ये नाराज़गी के चलते हुए ही वहाँ पर राजा के खिलाफ असंतोष भी बढ़ने लगा। एक 1930 के दशक में आवाज़ उठी, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी वहाँ पर। पहले ये सिस्टम जब चलता रहा तो अंग्रेज़ों ने हालांकि कई बार दबाव भी दिया, अभी थोड़े बहुत, जैसे अंग्रेज़ यहाँ पर नए नए कानून लेकर आते थे, जैसे 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट आया, फिर बाद 1935 का, कुछ सुधार करते थे, यानी कुछ रिप्रेजेंटेशन देते थे, भारतीयों को शामिल करते। तो उनके दबाव में उन्होंने राजा पर दबाव डाला कि कुछ सुधार करो, तो राजा उनके दबाव में थोड़े बहुत सुधार करते थे, लेकिन फिर भी अपने तानाशाही रवैये को उन्होंने किसी भी तरह से कम नहीं होने दिया था। तो पहली बार वहाँ पर जो एक पॉलिटिकल अवेकनिंग आई, पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, वो बनी है कि रीडिंग रूम पार्टी बनी। रीडिंग रूम पार्टी बनी 1930 के दशक में। ये एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप, इंटेलेक्चुअल एलिट जो थे, जो बुद्धिमान लोग थे और जो उच्च वर्ग के लोग थे, ज़्यादा शिक्षित लोग थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और एक चर्चा शुरू हुई। तो एक चर्चा शुरू हुई तो फिर एक इसमें जागरूकता आनी शुरू हुई, और 1932 में पहली बार शेख अब्दुल्ला और उसके कुछ साथियों ने मिलकर, शेख अब्दुल्ला का नाम आएगा बार बार क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति में शेख अब्दुल्ला की बहुत अहम भूमिका रही है। समस्या को उलझाने में भी, सुलझाने में भी हर जगह से योगदान रहा है। तो शेख अब्दुल्ला ने इनके एक ऑल ये मुस्लिम पार्टी बनाई, उसका ना एक नाम रखा, उसका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा यानी कि मुस्लिमों को अधिकार दिलवाने के लिए, मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई। लेकिन बाद में 1939 में ही इनको लगा कि हमें सिर्फ मुस्लिमों का नहीं, हमें सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। और शेख अब्दुल्ला नेहरू के मित्र थे, तो नेहरू से अच्छा दोस्ती थी इनकी, तो इनका रवैया सेकुलर हो गया था, भाई धर्मनिरपेक्षता की बात करनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर कर लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी एग्जिस्ट करती है। आप देखते हो कि फ़िलहाल भी उन्हीं की सरकार है जम्मू कश्मीर में, जो उमर अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला के पोते हुए। उसके बेटे थे फारूक अब्दुल्ला, वो भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और उसके बाद है उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ की हुई, जिसने शुरुआत की राजा के खिलाफ आंदोलन करने की, राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने की, लोगों को इकट्ठा करने की। और शेख अब्दुल्ला बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नेता थे, उसके साथ पूरी आवाम थी, जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर लोग उनके साथ थे। और शुरुआत में उनका झुकाव नेहरू की वजह से भारत की तरफ ज़्यादा था, वो मुस्लिम लीग के नज़दीक नहीं गए कभी भी। तो उस वजह से नेहरू ने एक बड़ा कदम भी उठा लिया था, जनमत संग्रह की बात भी कह दी थी। उनको ये लगता था कि शेख अब्दुल्ला के प्रभाव में अगर जनमत संग्रह भी हुआ तो वहाँ के लोग कश्मीर का विलय भारत में ही करेंगे। लेकिन बाद में शेख अब्दुल्ला का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हो गया, तो वो समस्याएं थी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब अगले उसमें करेंगे। एक पहला जो महाराजा के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हुआ, एक आवाज़ शुरू हुई, वो 1931 में हुई,
जो एक धार्मिक और पॉलिटिकल रिप्रेशन उसका हुआ, यानी कि एक आवाज़ उठाई कि हमें अधिकार नहीं दिए जा रहे मुस्लिमों को, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा दमन हो रहा है। तो उसके खिलाफ एक अपराइजिंग हुई 1931 में। इसके बाद फिर राजा ने दबाव में आकर एक गैलेंसी कमीशन बनाया और गैलेंसी कमीशन ने कुछ सुझाव दिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात की, कुछ रिप्रेजेंटेशन देने की बात की। तो एक प्रजा पार्टी भी बनाई गई उसके दबाव में, प्रजा पार्टी, यानी कि वहाँ एक काउंसिल बनाएगी जैसी विधानसभा की तरह है, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए। तो इस तरह से कुल मिलाकर बात यह है कि 1947 से पहले तक जो था वो पूरी तरह से तानाशाही थी। प्रजा पार्टी ने प्रजा सभा नाम दिया गया था उसका, 1934 में बनाई गई थी, लेकिन उसको ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। बहुत कम लोगों को वोट डालने का या चुनाव जीतने का मौका दिया गया था। तो ये तो बात थी थोड़ा सा पहले के इतिहास की। उसके बाद फिर कश्मीर में जो है, जब 1947 का बात आई, नज़दीक आई, जब देश आज़ाद हुआ, तो उस वक्त हमारी एक नई समस्या शुरू, जो आज भी बनी हुई है जम्मू कश्मीर को लेकर। पहले समस्या तो सिर्फ ये थी कि राज्य अधिकार नहीं देता था, शोषण करता था मुस्लिमों का, उनको उच्च पदों पर नहीं जाने देता था। लेकिन फिर बात जो हमारी असली समस्या जो शुरू हुई, एक तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का विद्रोह पहले से, हिंदू मुस्लिम का जो द्वेष था वो पहले से शुरू हो चुका था, क्योंकि शासन करने वाले हिंदू थे और आम जनता मुस्लिम थी, उनका शोषण होता था। तो हालांकि ये दो संबंध जो थे वो शासक और शासित के बीच में थे, यानी कि राजा और प्रजा के बीच में थे, लेकिन उनका रूप बदल गया, वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी बन गए। क्यों? क्योंकि राजा और उच्च अधिकारी हिंदू थे और जो किसान वर्ग था वो मुस्लिम था। तो समस्या जो शासक और शासित के बीच की थी, उस समस्या ने रूप ले लिया था हिंदू और मुस्लिम का, यानी कि मुस्लिम हिंदुओं के विरोधी हो गए और बाद में फिर हिंदू मुस्लिमों के विरोधी हो गए। तो ये समस्या पहले, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले ही, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का तनाव चरम स्थिति पर पहुँच गया था, सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर होने लगे थे, जिसकी वजह से देश का विभाजन भी हुआ था, पाकिस्तान अलग देश बना था। उसी तरह से कश्मीर में भी ये तनाव शुरू हो चुका था। अब बात आई जो समस्या शुरू हुई हमारी, वो समस्या शुरू हुई देशी रियासतों के विलय को लेकर। अब आपने पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ या जब देश गुलाम था उससे पहले देखें तो पूरा का पूरा हिस्सा जो भारत का था वो सीधा अंग्रेज़ों के अधीन नहीं था। लगभग 60% हिस्सा जो था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में था, यानी कि ब्रिटेन खुद कानून बनाते थे, खुद शासन करते थे। लेकिन देश का लगभग 40% हिस्सा जो था वो इनडायरेक्टली कंट्रोल था अंग्रेजों के दिन। इनडायरेक्टली मतलब अंग्रेज सीधा शासन नहीं करते थे, अंग्रेजों ने वहाँ राजाओं को शासन दे रखा था और राजा शासन करते थे, लेकिन अंग्रेजों के अनुसार करते थे, उनके आदेशानुसार काम करते थे सारे। तो वो जो 40% हिस्सा था उसको बोलते थे देशी रियासत। लगभग 565 ऐसी देशी रियासतें थी। कुछ रियासतें बहुत छोटी सी थी और कुछ हैदराबाद, जम्मू कश्मीर या जूनागढ़ जैसी रियासतें तो बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी। यूरोप के एक देश से भी बड़ी रियासतें थी, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें थी। तो जब अंग्रेज यहाँ से जाने का फैसला हुआ, हम छोड़ कर जाएंगे, और शुरू में तो उन्होंने कोशिश की देश का विभाजन ना हो, देश एक ही रहे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दबाव इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि अंत में ये फैसला करना पड़ा कि देश का विभाजन होगा। तो देश का विभाजन तो उसका होना था जो अंग्रेज़ों के सीधे अधीन था। भाई जो अधीन इसके अंदर जो प्रांत थे, तो उसमें इन्हें फैसला किया कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वो हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, और जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा है वो हिस्सा हिंदुस्तान में जाएगा या भारत में होगा। दो प्रांत ऐसे बचे अंग्रेज़ों के अधीन जिनमें हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर थे, वो थे बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब का फैसला कैसे किया गया
उनका विभाजन किया गया, उनका किया गया विभाजन, दो हिस्सों में बांट दिया। बंगाल को बोल दिया एक को पश्चिमी बंगाल जो आज भी हमारा एक प्रांत है, दूसरे को पूर्वी बंगाल जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, बाद में 1971 के बाद वो एक अलग देश बन गया बांग्लादेश। उसी तरह पंजाब का भी दो हिस्से कर दिए, एक पंजाब आज भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में एक पंजाब नाम का प्रांत है, और हमारे देश में भी, तो दो का विभाजन कर दिया। तो प्रांतों का तो विभाजन हो गया, ठीक बात थी। अब बात हुई कि देशी रियासतों का क्या किया जाए। देशी रियासतों ने हमेशा वफादारी की थी, अंग्रेज़ों के शासन चलाने में हमेशा मदद की थी, तो उनको वफादारी का इनाम चाहते थे। तो अंग्रेज़ों ने कह दिया भाई हम इनका कुछ नहीं करते, हमारे साथ जो समझौता हुआ था इनका पहले, भाई ये हमारे अधीन है, कंट्रोल में है, हम वो समझौता रद्द करते हैं। रद्द कर दी तो ये रियासतें हो गई स्वतंत्र, आज़ाद, यानी कि हमारे ऊपर, हमारा इनके ऊपर कोई प्रभाव, दबाव या लाइबिलिटी नहीं रही। अब ये स्वतंत्र है जैसे पहले थी, जैसे विलय से पहले थी। अब इनकी मर्जी है, ये भारत में जाना चाहें भारत में शामिल हो सकती हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, और अलग रहना चाहें तो अलग भी रह सकती हैं, अलग अपना रियासत अलग किसी में ही शामिल ना हो। ये फैसला 1946 में ही हो चुका था, मतलब लग चुका था भी, आज़ादी से पहले ये बात तय हो चुकी थी भी ऐसा हो गया। अब भारत और पाकिस्तान अगर इस तरह से बात हो जाती तो दो देश थोड़ी बनते, फिर तो कई सौ देश बन जाते, हर एक रियासत एक अलग देश बन जाती, तो बात का तो टुकड़ा, बात तो बहुत टुकड़ों में बढ़ जाता। तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि कोई भी देशी रियासत स्वतंत्र रहे, भारत भी नहीं चाहता था। भारत की तरफ से इन रियासतों का विलय करने की जिम्मेवारी सौंपी गई सरदार पटेल को, जिसको लौह पुरुष की उपाधि दी गई बाद में, और पाकिस्तान की तरफ से ये जिम्मेवारी मोहम्मद अली जिन्ना ने ली। तो जो रियासतें पाकिस्तान के एरिया में पड़ती थी, जो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में गया, वहाँ जितनी देशी रियासतें थी उनको मनाना शुरू किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, भारत में रियासतों को मनाना शुरू किया सरदार पटेल ने। मनाया, डराया, धमकाया, लोभ लालच सारे हथकंडे अपनाए थे, मतलब हर तरीका अपनाया गया था ताकि उनका विलय हो सके किसी भी तरीके से, और इसमें सफलता भी मिली। सभी रियासतों का 1947 से पहले 3 रियासतों को छोड़कर, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सबका फैसला हो गया था। कुछ पाकिस्तान में शामिल हो गई थी, कुछ भारत में शामिल हो गई थी। हैदराबाद की बहुत बड़ी रियासत थी, महाराजा मुस्लिम था, निज़ाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में और दुनिया के सबसे कंजूस व्यक्तियों में, जो कोई पैसा खर्च नहीं करता था और जोड़ता ही जोड़ता था। सबसे अमीर व्यक्तियों में एक बार उस टाइम पर जो सर्वे किया गया तो उसमें सबसे अमीर व्यक्तियों में गिनती की थी निज़ाम की। तो उस निज़ाम का मानना था कि मैं बड़ी रियासत, बहुत बड़ी रियासत थी, सेना भी रखता था अपनी, कि हम या तो स्वतंत्र रहेंगे या विलय करना पड़ा तो पाकिस्तान में करेंगे, क्योंकि मुस्लिम आबादी वहाँ पर है। तो उस पर आखिर में सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, उसका विलय करवा लिया गया। जूनागढ़ राजस्थान के बॉर्डर पर लगता था, उसका भी यही था, मुस्लिम आबादी हिंदू थी और राजा जो था मुस्लिम था। उसने विलय कर दिया, टेक्निकल रूप से हस्ताक्षर कर दिए पाकिस्तान में, लेकिन भारत की सेना ने उस पर घेराबंदी करके उसका विलय रुकवा दिया, और उसका जो बाद में दीवान रह गया था, यहाँ पर राजा तो भाग गया था, नवाब तो, जो दीवान रह गया था उस दीवान ने दोबारा से भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दी। तो इस तरह जूनागढ़ भी सुलझ गया। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। भाई कश्मीर का क्या हुआ? कश्मीर में राजा के सामने गंभीर समस्या थी। गंभीर समस्या ये थी कि राजा हिंदू था, आबादी मुस्लिम थी। अगर वो पाकिस्तान में विलय करता है तो उसको ये डर था कि वहाँ एक हिंदू राजा को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनके हिंदू के अधिकार, राजा के अधिकार छीन लिए जाएंगे, यानी कि उनको सम्मान नहीं मिलेगा। उसको भय था पूरा। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना जिस भी रियासत का विलय करवाता था वो सारी शर्तें मान लेता था, वो
खाली कागज पर हस्ताक्षर कर देता था, लो मैंने खाली कोरे पेज पर हस्ताक्षर कर दिया, आप जो कंडीशन लिखना चाहिए हमने सारी मंजूर है। लेकिन उनको पता था भाई आज मंजूर कर लेगा फिर बदल जाएगा, तो वो सारी शर्तें मानने को तैयार था, लेकिन राजा को भय था। अब दूसरी तरफ उसका अगर हिंदुस्तान में विलय करता है तो हिंदुस्तान में विलय करने की उसको एक समस्या थी, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, नेहरू डेमोक्रेटिक है, और जो राजा के खिलाफ जो आवाज़ उठाने का काम करता था, जो राजा का एक कट्टर दुश्मन बन गया था, वो था शेख अब्दुल्ला, जो डेमोक्रेसी की मांग कर रहा था। और डेमोक्रेसी की जो मांग कर रहा था, अब उसको ये था कि अगर भारत में विलय कर दिया तो मेरी राजशाही जाएगी और शेख अब्दुल्ला को अधिकार दिए जाएंगे, उसको सत्ता उसको दी जाएगी। नेहरू भी उसका समर्थन था, और जो मेरा दुश्मन है पूरी तरह से, उसको यहाँ भी आने में भय लगता था। तो उसने अंत तक फैसला किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। उसने कोशिश की, क्योंकि हम बॉर्डर पर हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम देश के बीच में कहीं पर हैं, तो हम आज़ाद रह सकते हैं, हम एक अलग देश बना सकते हैं। लेकिन उसको अलग देश बनाने में भारत को चाहे ज़्यादा आपत्ति ना हो, लेकिन पाकिस्तान को पूरी आपत्ति थी। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि वो अलग देश रहे। तो बहुत कोशिश की, मनाने की कोशिश की भारत ने, भारत के नेताओं ने, हरि सिंह ने, लेकिन हरि सिंह टालते रहे बात को, विलय नहीं किया। और अंत में फिर जब ये लगा बहुत धैर्य का बांध जब पाकिस्तान का टूट गया, तो उन्होंने वहाँ के कबाइलियों को, जो पहाड़ी लोग रहते थे, उनको हथियार देकर राजा के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भेज दिया, और उनमें कुछ पाकिस्तान के सैनिक भी शामिल हो गए और उनको हथियार दे दिए। अब राजा की जो सेना थी वो उनका मुकाबला नहीं कर पाई, तो फिर वो भाग के राजा जम्मू में आ गए, बहुत हिस्से पर उनका कब्जा हो गया। अब भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने मदद देने से, खासकर उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, उन्होंने टेक्निकल बात कर दी और ये कह दिया कि जब तक ये हमारा हिस्सा नहीं है हम किस आधार पर युद्ध में शामिल हो, भाई ये हिस्सा हमारा है ही नहीं। तो दबाव में आकर राजा ने एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत का विलय हो गया। विलय होने के बाद भारत ने अपनी सेना वहाँ पर भेज दी। तो सेना भेज दी तो सेना ने लड़ाई शुरू कर दी, और वहाँ की जो कबायली तो पीछे हटना शुरू हो गए, और हमने बहुत हिस्से को खाली करवा लिया। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी गलती हमारी सरकार से हुई जिसका भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। वो क्या हुआ कि इसी बीच में हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, पंडित नेहरू, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर उसने कह दिया कि आप यूएनओ में चले जाओ। उस टाइम पे यूएनओ नया नया बना था, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, और ज़्यादा सोच विचार इस पर नहीं किया उसके जाने के क्या फ़ायदे नुकसान होंगे। पंडित नेहरू ने यूएनओ में सुरक्षा परिषद में, उसका एक मुख्य अंग है सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल में एक अपील लगा दी, भाई ये समस्या आ गई है, पाकिस्तान, कश्मीर हमारा हिस्सा, पाकिस्तान उस पर हमला कर रहा है, उसको रोका जाए। उस वक्त तो कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, यानी कि तनाव शुरू हो चुका था दो महाशक्तियों में। और यूएनओ ने, सुरक्षा परिषद ने सबसे पहली अपील क्या की, सबसे पहला उसने कहा भी पहले लड़ाई तो रोको, तभी तो समस्या का समाधान करेंगे। उसने कहा लड़ाई रोके बिना हम क्या समाधान करेंगे। तो उसके कहने से लड़ाई रुक गई, और लड़ाई रुकने का क्या नतीजा हुआ, कश्मीर का जो हिस्सा उन्होंने कब्जा रखा था वो उनके पास ही रह गया। अगर लड़ाई नहीं रुकती, अगर हमें मान लो 1 महीने का 20 दिन का टाइम और मिल जाता हमारी सेना को, तो आज जो समस्या है कि आधा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में, आधा कश्मीर हमारे पास है, ये समस्या नहीं होती। उसको हम भगा देते, उनको पीछे धकेल देते और कश्मीर पर उसके बाद फिर वार्ता चलती रहती, कुछ भी कोई भी समझौता होता रहता, लेकिन कब्जा तो हो जाता। तो समस्या ये बन गई कि उस दिन के बाद जो हिस्सा उनके पास रह गया वो आज भी उनके ही पास है, और जो हमारे पास है आज भी हमारे पास है। उस हिस्से को हम आज तक नहीं ले पाए और बाकी कश्मीर को वो भी नहीं ले पाए, तो समस्या बन गई।
आज भी उनके बीच में जो लाइन है, हालांकि नक्शे में हम पूरे कश्मीर को दिखाते हैं, लेकिन उसका लगभग 2/3 हिस्सा हमारे पास नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हम उसको अपना मानते हैं, तो इसलिए हम उसको मैप में दिखाते हैं। तो उनके बीच में एक रेखा खींच गई, जिसको क्या बोलते हैं आज भी, LOC बोलते हैं। LOC का नाम सुनते हो ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल आज भी ये बनी हुई है। तो ये समस्या जो है बन गई। इसके बाद कश्मीर, पाकिस्तान लड़ता रहा बाकी कश्मीर को लेने के लिए, भारत लड़ता रहा उस कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए। कानूनी लड़ाई भी चली, UN ने प्रपोजल भी दिए। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज इतना, ठीक है, करो।